हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे एक नए चैप्टर में जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं कि आपके नीट के एग्जाम में इससे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आधा चैप्टर आपको इधर पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में और आधा क्लास 12th में आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस चीज को जानेंगे, क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स, कहाँ पाया जाएगा, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल्स है कि नहीं है। तो आइए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन से कि मतलब इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। आइए समझते हैं हम लोग कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। मान लेते हैं ना ये हमारे पास कोई एक सेल है, माना कि ये हमारे पास कोई सेल है। अब सेल के अंदर अपने पास होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है बच्चे, अपने पास न्यूक्लियस होता है। क्लियर। अब न्यूक्लियस के बाहर जो आप देखेंगे ना यहाँ पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म यानी पानी मौजूद है जिसको हमने नाम दिया था साइटोप्लाज्म। जैसा कि आपने जाना है सेल वाले चैप्टर में कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पाई जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर, साइटोप्लाज्म। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है इस साइटोप्लाज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, वो भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास क्या है, कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। जैसे सुनिए, देखिए इसमें आप देख पाएंगे ना यहाँ पे आपके पास होता है अमाइनो एसिड हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो लिपिड हो सकता है, लिपिड हो सकता है। अगर मैं और बात करूं आगे तो लिपिड के बाद आप देखिए कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। इस तरह का चीजें आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, आपके प्रोटोप्लाज्म में। कहने का मतलब क्या कि सेल के अंदर जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है उसी को हम बायोमोलिक्यूल्स नाम दे रहे हैं। और बायोमोलिक्यूल्स में जैसे आपका अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, इस तरह की चीजों का हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, इस तरह की चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिकली बात ये समझना है कि हमारे एक सेल में बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपके पास मेनली आपको मैंने बता दिया कि ये सेल है, इसमें ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है क्या। तो अगर ये बात क्लियर है तो सबसे पहले मैं आपको बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन बताता हूँ कि डेफिनेशन क्या हो सकता है बायोमोलिक्यूल्स का, किसे बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे हम लोग, वो समझते हैं हम लोग पहले। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे लोगों, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब हो गया अपने पास कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू या सेल। समझ रहे हैं बात को, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन में, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग molecules present in the living beings। बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं इसका, लिविंग बींग्स या फिर कहते हैं लिविंग टिश्यू भी कह सकते हैं। कहने का मतलब मेरा बेसिक सा बड़ा सिंपल सा बात है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल में पाए जाते हैं और उसके पास क्या होते हैं, कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोगों, हम लोग बोलेंगे इसको बायोमोलिक्यूल्स। देखिए कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग बींग्स या लिविंग टिश्यू भी बोल दे तो भी चलेगा, लिविंग सेल भी बोल दे तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं कि बायोमोलिक्यूल है कौन कौन अपने पास जिसको हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स को। ठीक है, ये अपना एक बायोमोलिक्यूल्स है। फिर हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लिपिड्स को, फिर लिपिड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स को। ये सब क्या है बच्चे लोग अपने पास, ये सब अपने पास है, ये सब अपने पास है बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बाद पढ़ेंगे एंजाइम्स को, एंजाइम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये जो देख पा रहे हैं हम बोर्ड पे जो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, प्रोटीन्स, ये सब की डिटेल स्टडी करेंगे। लास्ट में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो इतनी सारी बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे किसमें बच्चे लोगों, हम लोग बात करेंगे अपने बायोमोलिक्यूल्स के इस चैप्टर में। क्लियर है क्या। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई भी लिविंग बींग्स के अंदर जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, कार्बन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसी को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे लोगों, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोल देंगे। बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन
और बड़ा प्यारा सा इंट्रोडक्शन जो आपके समझने के लिए चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे सेल्स में, प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है क्या इतना? अगर इतना क्लियर है तो आगे हम लोग अब देखेंगे केमिकल कंपोजिशन। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक टिश्यू में केमिकल कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो मैं आपके लिए हेडिंग लगाता हूं केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू। क्या मतलब हुआ इसका? इसका बेसिक सा मतलब है कि भाई केमिकल क्या क्या मौजूद हो सकता है एक टिश्यू में। अगर मान लो अगर हम कोई टिश्यू ले लें तो उस टिश्यू में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जिसको मतलब क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इस चीजों को। सबसे पहले हम लेंगे लिविंग टिश्यू को। किसको लेंगे बच्चे लोगों? लिविंग टिश्यू। मान लेते हैं ये मैंने लिया लिविंग टिश्यू को। कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, मान लीजिए लीव को भी ले सकते हैं, या किसी ऑर्गन्स को ही ले लेते हैं, मान लो लीवर को ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं हम बच्चों, प्लांट को भी ले सकते हैं और एनिमल्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यू को ले लिया मैंने, लीफ ले लिया या कुछ भी ले लिया, किसी का पार्ट हो गया, लिविंग टिश्यू ले लिया। अब इसको ना हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड बोले तो पीसेंगे। किससे? एक केमिकल जिसका नाम है, पहले इसको जैसे ही पीसेंगे तो बन जाएगा एक थिक स्लरी। थिक स्लरी बन जाएगा। होता क्या है, बना कैसे, 1 मिनट में अभी समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है Cl3 CCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या मतलब हुआ बच्चे लोगों इसका? एक ऐसा केमिकल जिससे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो लिविंग टिश्यू है उसको मोर्टल पेस्ट कराने के बाद एक गाढ़ा पीला का लिक्विड बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं थिक सैलरी। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम लोग? थिक सैलरी। क्या किया हमने, सुनिए, मैंने टिश्यू लिया, उसके मोर्टल पेस्ट लिया, उसको पीसा पीसा पीसा, उसके बाद क्या किया, उसमें एक केमिकल मिला दिया। केमिकल का नाम याद रखेंगे, केमिकल का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम लोग। तो इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। पहला सवाल तो आपके लिए यही बन जाता है कि भाई मतलब टिश्यू को ग्राइंड करने के लिए हम लोग कौन सा एसिड का यूज करते हैं, कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, तो वह है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इतना अगर क्लियर है बात तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने ना आपको ना ये थिक स्लरी बना लिया, जैसे ये थिक स्लरी बना लिया, उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको हम छानेंगे, इस वाले चीज को छानेंगे। किससे छानेंगे? मान के चलिए ना ये कुछ छानने के लिए अपने पास कोई स्ट्रक्चर है, जैसा चाय की छलनी, मान लो ये एक तरह चाय को छान रहे हैं हम, छलनी समझ लो इसको। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये जो थिक स्लरी बना इसको हमने इसमें डाला, तो इसमें जब डालते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ना ऊपर रह जाएंगे। मान के चलिए ये जो येलो वाला मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर रह गए, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर रह गए। उसके बाद हम जो देख पा रहे थे कि व्हाइट वाला मॉलिक्यूल्स जो कि अब हमारे पास नीचे आ गया, कुछ मॉलिक्यूल्स तो नीचे आ गए, छन गया बच्चे लोगों, छन के इस पार आ गया, कुछ उस पार रह गया। तो अगर इसकी बात अगर हो गई कि छन्ने उनने की, तो देखो जो छन के ऊपर रह गया, इस पोल को नाम दिया हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या नाम दिया इसको हमने? एसिड इनसॉल्युबल पूल नाम दिया इसको, इनसॉल्युबल पूल। कहने का मतलब क्या है बच्चे कि जो ऊपर वाला पूल होगा इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल कहेंगे, और जो नीचे वाला पूल होगा इसको कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल बड़ा बेसिक सा चीज था अपने पास कि मैंने, मान लो हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि थिक स्लरी बनाने के बाद हमने एक कॉटन, एक कपड़े से, ठीक है, क्या कर लिया, उसको छान लिया। जैसे वो गाढ़ा पानी जब उस क्लॉथ में डाला तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्लॉथ के ऊपर ही रह गए और कुछ मॉलिक्यूल क्लॉथ को पार करके नीचे चले गए। जो ऊपर रह गया, ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या नाम दिया था बच्चे लोगों इसको? हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल नाम दिया था। और जो नीचे छन के चला गया इसको सॉल्युबल पूल कहा। अब इसी के लिए एनसीईआरटी एक टर्म और यूज करती है, देखते हैं कौन सा टर्म यूज कर रही है एनसीईआरटी आपकी। तो हम लोग देख लेते हैं अभी 1 मिनट में कि टर्म क्या यूज किया जा रहा है। इसको ना हम लोग बोलते हैं रिटेंटेड। रिटेंटेड का मतलब क्या होता है? जो छना ना हो, जो रह गया हो, रिटेंटेड। और जो छन गया ना इसको नाम दिया फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट बड़ा बेसिक सा बात है बच्चे लोगों, प्यार से और आराम से देखो और समझो बात को कि
हम कह क्या रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने, एक टिश्यू लिया, ये उसको ग्राइंड किया, कौन से केमिकल से, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से ग्राइंड किया। जब मैंने ग्राइंड कर दिया तो वो एक गाढ़ा मतलब गाढ़ा लिक्विड बन गया। उसके बाद मैंने उसको कॉटन क्लॉथ पे ले गया और ऊपर से डाल दिया। तो क्या होता है कि ऊपर में कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं। अब ये जो ऊपर में रह गए, ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या नाम दिया बच्चे लोगों, इसको हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल नाम दिया। और जो छन के नीचे आ गया उसको नाम दिया एसिड सॉल्युबल पूल। इसी के लिए दूसरा टर्म यूज था, जो नहीं छना, जो ऊपर रह गया, उसके लिए हमने रिटेंटेड फॉर्म कहा, और जो छन गया उसके लिए क्या नाम दिया हमने, फिल्ट्रेट फॉर्म। क्लियर है, इतना सा बात क्लियर होना चाहिए। ये छनने का किस्सा कहानी। आप सिंपल सा एक एग्जांपल सुनिए आप लोग। जैसे आपके घर में भी चाय बनता होगा या देखे होंगे, चाय में हम लोग क्या करते हैं, जब चाय बन के तैयार हो जाती है तो छलनी से हम लोग क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं। छलनी से छानते हैं का मतलब क्या है कि जब हम छानेंगे तो ऊपर चाय पत्ती रह जाएगा और जो चाय है आपका वो नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चाय के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं और जो चाय पत्ती है वो बड़े हैं, तो उसको क्रॉस नहीं करता। सेम किस्सा कहानी है इसके साथ कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे, पर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ छन के चले जाएंगे, एसिड सॉल्युबल पूल में चले जाएंगे। क्लियर है क्या? इतना सा बात अगर आपका क्लियर है तो आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक को लेकर के और हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। चलिए देखिए, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारी एनसीईआरटी ने क्या कहा कि थिक सैलेडी बनाइए, उसको कॉटन क्लॉथ में ले जाइए और उसको ऊपर से डालिए कुछ मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। छन के तो आपके पास नीचे चला जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर ही रह जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे वो नीचे चले जाएंगे, सॉल्युबल पूल में चले जाएंगे। जो बड़े होंगे, जो नहीं छन पाएंगे, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही रह जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये बातों का हम लोग रखते हैं ख्याल। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें फिल्ट्रेट फॉर्म, रिटेंटेड फॉर्म के तौर पर। चलिए आगे हम समझते हैं। आप इस सबको हटाते हैं और आगे अब एक बात और, अगर आपको अच्छे से समझना है और बायोलॉजी को आसान बनाना है तो आप हमारे साथ नोट्स करते जाएं। आपके लिए नोट्स आपको बाद में पढ़ने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, होंगे, और आपको क्वेश्चंस भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो आ जाइए। अब हम लोग अब ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमने थिक सैलेडी बनाया, ये जो आपके पास थिक THIC के थिक सैलेडी, जो मतलब गाढ़ा पीला गाढ़ा जो दर्ब बना था, थिक सैलेडी, इसको हमने क्या किया बच्चे लोगों, कॉटन के क्लॉथ से हमने इसको छानने का कोशिश किया। तो हमें क्या दिखाई दिया, ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिया कि कुछ तो रिटेंटेड फॉर्म में रह गया, कुछ रिटेंटेड फॉर्म में रहा, ऊपर ही रह गया भाई, मान लो रिटेंटेड, ठीक है, रिटेंटेड रह गया। और कुछ क्या हो गया बच्चे, फिल्टर्ड हो गया। कुछ क्या हो गया, फिल्टर हो गया। फिल्टर मतलब नीचे चला गया, वो छन गया, फिल्टर्ड, फिल्ट्रेट हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, रिटेंटेड। रिटेंटेड का मतलब क्या होता है, रह जाना या फिर जो ना छन जाए, जो ऊपर वाले पूल में। अब इसी के लिए टर्म दूसरा यूज करता है, अब वो भी हम भी कर लेते हैं। अगर ये लोग करता है तो हम भी कर लेते हैं, हमको क्या जाता है करने में। चलो, इसके लिए हम कह रहे हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल नाम दे रहे हैं इसको हम लोग, एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्यों इनसॉल्युबल पूल कहा हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपका नहीं सॉल्युबल है, नीचे नहीं आ पा रहा है, ऊपर ही रह जा रहा है। इसको क्या नाम देते हैं हम दूसरा, एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल पूल, ये बातें मैं आपको क्लियर होनी चाहिए कि छलनी में जो ऊपर न छाने उसको हमने नाम दिया एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड पूल। अब देखिए, अब होगा क्या कि हमारे पास बात आता है भाई कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, ये तो बताइए। तो देखिए, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर मोर देन 800, क्या बच्चे लोगों, मोर देन 800 डाल्टन होगा, डाल्टन होगा। कितना बच्चे लोगों, मोर देन 800, मोर देन 800 डाल्टन। तो वो कहां रहेगा आपका, मतलब रिटेंटेड, मतलब इसमें होगा, या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो देखा जा सकता है। क्लियर? अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपके पास लेस देन 800, कितना बच्चे लोगों, लेस देन 800, अगर 800 डाल्टन से कम है, कितना से बच्चे, 800 डाल्टन से कम है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे
एसिड सॉल्युबल पूल में चला जाएगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी एक डाटा ले रही तो हम भी ले रहे हैं, 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। अगर 18 से लेकर के 800 तक अगर मॉलिक्यूलर डाल्टन है तो ये जाएगा फिल्ट्रेट फॉर्म में, और अगर इससे ज्यादा है 800 डाल्टन से ज्यादा अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट है तो ये रहेगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। अगर हम आपसे बात करें कि कौन रहेगा एसिड इनसॉल्युबल में, कौन रहेगा, तो एग्जाम्पल देखिए, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल आपका प्रोटीन, कौन है बच्चे लोगों, प्रोटीन, हमारा प्रोटीन, ठीक है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये जब जो देख पा रहे हैं आप, ये सब क्या रहेगा, रिटेंटेड फॉर्म में रहेगा। इधर देखिए आप लोग कौन कौन से चले जाएंगे, अमाइनो एसिड्स, कौन सा एसिड बच्चे लोगों, अमाइनो एसिड्स। उसके बाद हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स का, मोनोसैकेराइड्स का बात कर लेंगे, सैकेराइड्स, ये भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। कहां पे देखने को बचा, फिल्ट्रेट फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो थाउजेंड्स ऑफ देखने को मिल जाता है, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि आगे मतलब देखने को हमें कि अब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए क्या होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आइए समझते हैं, हटा दे क्या इसको, चलिए एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम बायोमोलिक्यूल को दो क्लासेस में मतलब डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। इनका साइज क्या है उसको बेस बना करके हम लोग इसको दो ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। मैं कह रहा हूं आपके पास कि ये रहा अपना बायोमोलिक्यूल्स, क्या रहा अपना आपके पास, बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स तो मैं लिख दिया। अब ये हमारे पास दो तरह के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अगर हम साइज की बात करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल कंपैरिजन में थोड़े बड़े होंगे, हैं दोनों ही छोटे पर एक दूसरे के कंपैरिजन में ना छोटे बड़े हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम बायोमोलिक्यूल्स को ना दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। एक कैटेगरी का नाम रखते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे का नाम रखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पहला कैटेगरी जिसका नाम रखेंगे हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, क्लियर बच्चे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो हो गया और ये मैक्रो हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर, चलिए अगर क्लियर है तो और क्लियर करते हैं इन सब बातों को, क्या होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और क्या होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर मैं फिर वही वाली बात कहूं कि भाई माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका बच्चे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है अगर मोर देन 800 हो, अगर 800 से ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट हो उस मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रख देंगे। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। चलिए 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 मैं आपसे ये बात कर लेता हूं कि अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 1800 से लेकर के 800 डाल्टन तक होगा, कितना रे बच्चे लोगों, 800 डाल्टन तक, क्या है ये मॉलिक्यूलर वेट किसका बच्चे लोगों, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका, ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स का। इसका मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हम अगर देखेंगे तो मोर देन, ये तो हाथ में बोर्ड तो बिछी है, चलिए इसको तो टिंग कर देते हैं हम, हटो तुम भी, हाँ चलिए इसका मॉलिक्यूलर मोर देन कितना हो जाएगा, मोर देन 800 डाल्टन्स। अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा है तो उसको क्या बोल देंगे बच्चे लोगों, हम लोग इसको बोल देंगे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखिए एक बात तो ये समझिए आप लोग पहले कि मान लेते हैं ये माइक्रो हो गया तो यही इसके बगल में ही ना मैक्रो होगा, ये नहीं कि बहुत बड़ा और छोटा का डिफरेंस होगा,
ऐसा कुछ ना होने वाला है, सुन लो सुन लो सुन लो। जैसे मान लेते हैं, देखिए ये छोटा हो गया और ये बड़ा, वैसे एक्चुअल में दोनों ही छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, पर इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा छोटा है, इसको माइक्रो बोल देंगे, ये बड़ा है तो मैक्रो बोल देंगे। क्लियर है क्या? ये बात अगर क्लियर है तो आप आगे आपको अपने खुद से बताना है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक है, ये हमें कौन से पोल में दिखाई देंगे? ये एसिड सॉल्युबल पूल में या एसिड इनसॉल्युबल पूल में? तो बच्चे ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? छन जाएंगे, छन के नीचे चले जाएंगे। और नीचे कौन सा पूल मौजूद था अपने पास? नीचे अपने पास जो पूल मौजूद है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है एसिड सॉल्युबल पूल। कौन सा पूल में पाया जाएगा बच्चे लोगों? ये एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाएगा। ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल है ये हमें एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को मिलेगा, सॉल्युबल पूल में देखने को मिलेगा। क्लियर? और ये हमें कहां देखने को मिलेगा बच्चे लोगों? ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखने को मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखने को मिलेगा। अगर इतना सा बात क्लियर है तो आगे हम बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल को और देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एमिनो एसिड्स की। ठीक है, सबसे प्यारा और नन्हा सा मुन्ना सा दुलारा सा एग्जाम्पल है जिसका नाम है एमिनो एसिड्स। और उसके बाद जो हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेस की। क्या होते हैं नाइट्रोजन बेस? इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन बेस होते क्या हैं। नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे बच्चे लोगों, हम लोग मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है तो उसका नाम है आपके पास, देखिए सबसे पहली बात कि ये तो मेन है सल्फेट और फोस्फेट। क्या रे बच्चे? सल्फेट एंड फोस्फेट। सल्फेट हो गया एंड फोस्फेट, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे हमारे लिए? ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाया तो कौन सा पूल में पाया जाएगा? ये हमारे एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाएगा। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे बच्चे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा प्रोटीन। कौन सा टीन रे? प्रोटीन। उसके बाद दिखाई देगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इस तरह की चीजों को पढ़ेंगे। देखिए इन सब बातों में हमारे पास एक चीज रह गया जिसका नाम है लिपिड्स। तो लिपिड्स की बात करना भी जरूरी है, तो देख लेते हैं हम लोग लिपिड्स को कि लिपिड्स कहां पाया जाएगा। लिपिड्स है क्या? एक कंट्रोवर्सी आ गया लगभग कि लिपिड को ना तो इधर रखा गया ना तो इधर रखा गया, ये तो है क्या? चलिए आइए समझते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो अलग से आप समझिए लिपिड्स को। लिपिड्स कहां आएंगे अपने पास? देखिए मैं कह रहा हूं लिपिड्स, लिपिड का जो है ना, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें, मॉलिक्यूलर वेट अगर लिपिड्स का हम देखते हैं तो ये हमें 800 डाल्टन से कम मिलता है। अगर ये 800 डाल्टन से कम मिलता है तो बच्चे ये क्या है अपने पास? ये है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या है बच्चे? ये अपने पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना क्लियर रखेंगे आप बात को। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि लिपिड्स जो होते हैं ना वो अकेले नहीं रहते, वो एग्रीगेशन में रहना पसंद करते हैं, मतलब गुच्छा बना लेते हैं। मतलब एक लिपिड अकेले नहीं रहेगा, वो गुच्छे में रहता है। जब गुच्छे में रहता है तो उसका कंबाइंड जो वेट होता है ना वो बड़ा हो जाता है, और वो ना वो एसिड सॉल्युबल पूल से, मतलब वो जो कपड़े हैं कॉटन क्लॉथ, उससे छन के नीचे नहीं जा पाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स, पर ये पाया कहां जाएगा बच्चे? ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है। प्रेजेंट कहां पे होगा बच्चे? तो मैं इसको कलर चेंज करके बता दूं आपको कि ये प्रेजेंट होगा हमारे पास प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल। कहने का मतलब क्या हुआ अपना कि बच्चे ये तो है कौन सा चीज अपने पास? ये है माइक्रोमोलिक्यूल्स, है माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, इसीलिए ये माइक्रोमोलिक्यूल्स। पर इसकी खास बात कि लिपिड हमेशा एग्रीगेशन बना लेता है, और एग्रीगेशन बनाने की वजह से ये छन के उस मतलब क्लॉथ से नीचे नहीं जा पाता। माइक्रोमोलिक्यूल होने के बावजूद भी ये कौन से पोल में पाए जाते हैं? ये एसिड इनसॉल्युबल पोल में पाए जाते हैं। चलिए, तो ये हमारा पहला लेक्चर रहा। इसमें हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल को समझा, जाना, कैसे आइसोलेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कौन मैक्रो कौन माइक्रो, इन सब की बात कर लिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में इनसे आगे जो भी टॉपिक रहेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।